नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा आधुनिक काल और नई कविता। यानी आधुनिक काल में जो नई कविता आंदोलन चला था उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। यानी आज की कक्षा में हम केवल आधुनिक जो कविता यानी नई जो कविता है, यानी आधुनिक काल में जो नई कविता आंदोलन चला था उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तो मित्रों, शुरू करें आज की कक्षा का पहला प्रश्न। 1953 ईस्वी से 1960 के मध्य हिंदी में जो कुछ भी लिखा गया उसे क्या नाम दिया गया है? यानी 1953 ईस्वी से लेकर के 1960 के मध्य हिंदी में जो कुछ भी लिखा गया उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नई कविता। अगला प्रश्न, नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1954 ईस्वी से जगदीश गुप्त की पत्रिका नई कविता के प्रकाशन से। मित्रों याद रखिएगा कि जो नई कविता आंदोलन है, इसका नई कविता को आंदोलन का रूप देने का श्रेय जगदीश गुप्त को जाता है। इसलिए उनकी जो नई कविता पत्रिका है, उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था नई कविता। उसके प्रकाशन से ही नई कविता का आरंभ माना जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने पहली बार नई कविता शब्द का प्रयोग कब किया? यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने नई कविता शब्द का प्रयोग कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1952 ईस्वी में इलाहाबाद रेडियो वार्ता में। मित्रों याद रखिएगा कि दूसरे सप्तक यानी 1951 की कविताओं को नई कविता का नाम से संबोधित किया जाने लगा था। यानी जो दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ और उसमें जो कविताएं लिखी गई थी उन कविताओं को नई कविता कहा जाने लगा था। लेकिन अगर प्रमुख रूप से बात करें तो 1952 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रसारित रेडियो वार्ता में अज्ञेय ने पहली बार नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। बात करें अगले तथ्य की, यानी अज्ञेय ने जो पहली बार 1952 में रेडियो वार्ता में नई कविता का उल्लेख किया था, जो बाद में नए पत्ते पत्रिका में जनवरी फरवरी 1953 ईस्वी में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। मित्रों याद रखिएगा कि 1952 में अज्ञेय ने पहली बार नई कविता शब्द का उल्लेख किया, जो आगे चल कर के नए पत्ते नामक पत्रिका में जनवरी फरवरी 1953 के अंक में ये प्रकाशित हो गई थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। 1944 ईस्वी में स्थापित कौन सी संस्था नए लेखकों के लिए साहित्यिक संस्था थी? यानी 1944 में एक संस्था स्थापित हुई थी और वह जो संस्था है ये नए लेखकों के लिए एक साहित्यिक संस्था थी। उस संस्था का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा परिमल। मित्रों याद रखिएगा कि परिमल संस्था की स्थापना 1944 में की गई थी और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था नई कविता के विकास और प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। बात करें अगले तथ्य की, इस संस्था द्वारा फरवरी 1953 ईस्वी में शंभुनाथ सिंह की अध्यक्षता में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ओरिएंटल हॉल में एक नई कविता विषय के विचार पर गोष्ठी का आयोजन करवाया गया था। आप याद रखिएगा कि जो परिमल संस्था थी इसके द्वारा एक गोष्ठी रखी गई थी। वो कब रखी गई? 19 फरवरी 1953 ईस्वी में। और इस गोष्ठी का प्रमुख विषय था नई कविता के ऊपर विचार विमर्श करना। और मित्रों याद रखिएगा कि इस गोष्ठी में जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और भारत भूषण अग्रवाल ने नई कविता के विविध पक्षों पर विस्तार से चर्चा की थी। अब बात करें अगले प्रश्न की।
मार्च 1953 में नए पत्ते पत्रिका में प्रकाशित नई कविता के रूप विधान और वस्तु तत्व निबंध किसका है? यानी मार्च 1953 में नए पत्ते पत्रिका में प्रकाशित नई कविता के रूप विधान और वस्तु तत्व निबंध किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत भूषण अग्रवाल का। अगला प्रश्न की यानी अगले प्रश्न की हम चर्चा करें तो नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से यानी नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से निबंध के लेखक कौन है? मित्रों याद रखिएगा कि जो गोष्ठी हुई थी 1953 में परिमल पत्रिका में जो गोष्ठी हुई थी उसके बाद में जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, भारत भूषण अग्रवाल और भी अनेक विद्वानों ने नई कविता पर अपने अपने लेख या अपने अपने निबंध लिखे थे। तो नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से यह निबंध किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रजेश्वर शर्मा। बात करें आज के अगले प्रश्न की। अगस्त 1953 में कल्पना पत्रिका प्रकाशित यानी अगस्त 1953 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित नई कविता में मुक्त छंद लेख के रचयिता कौन है? मित्रों याद रखिएगा कि नई पत्ते ये पत्रिका अलग थी और उसमें तो भारत भूषण अग्रवाल का निबंध छपा था, लेकिन अगस्त 1953 में कल्पना पत्रिका में एक लेख लिखा गया था नई कविता में मुक्त छंद। इस निबंध के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, किसने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है? यानी किसने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडेय ने। मित्रों याद रखिएगा कि मुकुटधर पांडेय ने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। गिरिजा कुमार माथुर एवं बालकृष्ण राव ने छायावाद के पश्चात लिखी गई समस्त कविताओं को क्या नाम दिया है? गिरिजा कुमार माथुर एवं बालकृष्ण राव ने छायावाद के पश्चात लिखी गई समस्त कविताओं को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा नई कविता। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। किसने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप कहा है? मित्रों याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पंक्ति आपसे परीक्षा में पूछी भी जा सकती है कि किसने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नामवर सिंह एवं रामविलास शर्मा। अगले प्रश्न की बात करें तो लघु मानव के बहाने नई कविता पर एक बहस लघु मानव के बहाने नई कविता पर एक बहस निबंध के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विजय देव नारायण शाही। अब बात करें अगले प्रश्न की। नई कविता का आत्मसंघर्ष नई कविता का आत्मसंघर्ष लेख के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मुक्तिबोध। और मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? यानी मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। छायावाद के पतन के एकदम बाद 1937 ईस्वी से ही नई कविता का आरंभ हो गया था, ऐसा किसने माना है? यानी छायावाद के पतन के एकदम बाद 1937 से ही नई कविता का आरंभ हो गया था, ऐसा किसने माना है? या ये मानने वाले विद्वान कौन है कि 1937 के यानी जैसे ही छायावाद का अंत हुआ उसी समय से ही नई कविता का आरंभ हो गया था? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी और बालकृष्ण राव। मित्रों याद रखिएगा कि नंद दुलारे वाजपेयी और बालकृष्ण राव ने कहा है कि जैसे ही छायावाद का पतन हुआ 1936 में, तो 1937 के बाद में जो भी कविताएं लिखी गई उन कविताओं को नई कविता का नाम दिया गया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता का आरंभ कब से माना है? मित्रों नई कविता के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत भी अलग अलग है, तो आप
तो न लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता का आरंभ कब से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 में दूसरे सप्तक के प्रकाशन से। मित्रों याद रखिएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने जो दूसरा सप्तक निकाला था 1951 में, उसी से नई कविता का आरंभ लक्ष्मीकांत वर्मा ने माना है। अगला प्रश्न, नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों की विरासत से निर्मित संश्लेषण की कविता है। यह किसका कथन है? यानी नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों की विरासत से निर्मित संश्लेषण की कविता है, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा गिरिजा कुमार माथुर और रामस्वरूप चतुर्वेदी। बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत कब से मानते हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत कब से मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 1954 में नई कविता नामक पत्रिका के प्रकाशन से। मित्रों याद रखिएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत 1954 में नई कविता नामक पत्रिका, जिसका प्रकाशन डॉक्टर जगदीश गुप्त ने किया था, से मानते हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। नई कविता संपूर्ण जीवन की कविता है, केवल महिमाशाली अंशों तक वह अपने को सीमित नहीं रखती। यानी नई कविता संपूर्ण जीवन की कविता है, केवल महिमाशाली अंशों तक वह अपने को सीमित नहीं रखती। यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से होती है। यानी कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से होती है। नई कविता के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर जगदीश गुप्त का। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। नई कविता पुराने और नए मानव मूल्यों के टकराव से उत्पन्न तनाव की कविता है। नई कविता पुराने और नए मानव मूल्यों के टकराव से उत्पन्न तनाव की कविता है। यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद की भूलों का सुधार ही नई कविता है। यानी प्रयोगवाद की भूलों का सुधार ही नई कविता है। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा नरेश कुमार मेहता। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है नई कविता के प्रमुख कवि कौन कौन है? नई कविता के प्रमुख कवि कौन कौन है? तो मित्रों सबसे पहले कवि की बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र। यानी नई कविता के प्रमुख कवियों में पहले कवि भवानी प्रसाद मिश्र है, जिनका समयकाल 1914 से लेकर के 1985 तक रहा। यानी 1914 में इनका जन्म हुआ, 85 में इनका निधन हुआ। दूसरे कवि की बात करें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और मित्रों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ और 1983 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। अब बात करें कुंवर नारायण, और कुंवर नारायण का जन्म 1927 में हुआ और 2017 में इनका निधन हो गया था। अगले कवि की बात करें तो केदारनाथ सिंह। नई कविता के जो अगले कवि हैं केदारनाथ सिंह, इनका जन्म 1934 से 2018 में इनका निधन हो गया था। बात करें अगले प्रश्न की। अगले कवि हैं दुष्यंत कुमार, और दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 में हुआ, 1975 में इनका निधन हो गया था। विजय देव नारायण शाही, यानी नई कविता के अगले कवि विजय देव नारायण शाही है, जिनका जन्म 1924 में हुआ और 1982 में इनका निधन हो गया था। अगले कवि की बात करें तो मदन वात्स्यायन, और मित्रों याद रखिएगा कि मदन वात्स्यायन का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ और 2004 में इनका निधन हो गया। अगले कवि की बात करें तो डॉक्टर जगदीश गुप्त, और डॉक्टर जगदीश गुप्त उनका जन्म 1924 में हुआ और 2001 में इनका निधन हो गया था। अगले कवियों की बात करें तो लक्ष्मीकांत वर्मा, और मित्रों लक्ष्मीकांत वर्मा का जन्म
1922 ईस्वी में हुआ और इनके निधन की निश्चित तिथि मालूम नहीं होने के कारण इनका कहा जाता है कि कई जगह तो मिलता है कि इनका 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था, कई जगह लिखा है इनकी 60 वर्ष की अवस्था में लंबी बीमारी के चलते इनका निधन हो गया था। अगले कवि की बात करें तो श्रीकांत वर्मा, और श्रीकांत वर्मा का जन्म 1931 में हुआ तो इनका निधन 1986 में हुआ। अगले कवि की बात करें कवयित्री कीर्ति चौधरी, और मित्रों आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि कीर्ति चौधरी किस शतक की कवयित्री है, यानी कीर्ति चौधरी का संबंध किस शतक से है। और मित्रों कीर्ति चौधरी का जन्म 1934 में हुआ और 2001 में इनका निधन हो गया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, नई कविता की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां क्या क्या रही। नई कविता की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां क्या क्या रही, तो सबसे पहले प्रवृत्ति की बात करें तो भोगे हुए यथार्थ प्रबल, यानी नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में पहली प्रवृत्ति है भोगे हुए यथार्थ प्रबल। नई कविता में विचारधाराओं की यांत्रिकता से मुक्त होकर अनेक विषयों पर कविताएं लिखी गई, और ये कविताएं कवियों द्वारा भोगे हुए यथार्थ अर्थात उन्होंने अपना जैसा देखा जैसा भोगा उन्हीं को नई कविता में स्थान दिया। बात करें आज के अगली प्रवृत्ति की लोक संपृक्ति, और मित्रों जो अगली प्रवृत्ति है नई कविता के अधिकांश कवियों में धीरे धीरे लोक संपृक्ति का भाव उदय हुआ। उन्होंने अपनी कविता को लोक जीवन के निकट पहुंचा दिया, यानी वो व्यक्तिगत न होकर के लौकिक जीवन से जुड़ गई थी। बात करें अगली प्रवृत्ति की क्षणवादिता, और अगली प्रवृत्ति रही है क्षणवादिता। नए कवियों में यानी नई कविता के कवियों में विराट जीवन के बजाय भोगे हुए क्षणों को ही अधिक महत्व दिया है। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो आधुनिक भावबोध, और मित्रों आधुनिक भावबोध नई कविता का केंद्रीय विशेषता है, जो आधुनिकता भारतीय युग से किसी न किसी रूप में चली आ रही थी, यहाँ आकर के भावबोध के स्तर पर पहुंच गई थी। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो नगरीय जीवन का वर्णन, और अगली प्रवृत्ति में नई कविता महानगर की कविता है, अतः इसकी जो विषय वस्तु है उसका आधार नगरीय जीवन रहा है। और अगली प्रवृत्ति की बात करें तो व्यक्ति स्वतंत्र है। मित्रों याद रखिएगा व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, और नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया गया, यानी कुल मिलाकर के लघु मानव की जो चेतना है, और लघु मानव यानी इस समय मनुष्य कैसा हो इसको लेकर के उनमें तीव्र मतभेद था, और किसी ने इसे लघु मानव की संज्ञा भी दी है। अगली प्रवृत्ति और अंतिम प्रवृत्ति की बात करें तो व्यंग्यात्मक काव्य। और मित्रों अब बात करें आज की कक्षा के अंतिम प्रश्न की, और यह प्रश्न आप सभी के लिए, और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि कविता का गांधी किसे कहा जाता है। कविता का गांधी किसे कहा जाता है, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। और मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, और अगला हमारा टॉपिक होगा समकालीन कविता, यानी समकालीन कविता का आंदोलन, और उसमें हम समकालीन कविता की प्रवृत्तियां, उनके प्रमुख लेखक, उसकी शुरुआत कब से हुई और उससे संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियों को लेकर के, तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और हमारी इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।